हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद खुशी। मैं खुशी देवांगन स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक भारत पे तुर्कों के आक्रमण के बारे में होगा। इसके पहले वीडियो में हमने जो मध्यकालीन भारत के इतिहास में भारत पर सिंध पर अरबों का आक्रमण होता है उसको पूरी डिटेल से कवर किया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, पहले आप वो वीडियो देखिए फिर इसको देखिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारत में तुर्कों के आक्रमण के बारे में होगा। जिस तरह से भारत में मुस्लिम आक्रमण होता है, इसमें प्रथम मुस्लिम आक्रमण अरबों के द्वारा किया गया और उसके बाद तुर्कों के द्वारा किया गया। तो इसमें भी हम आज सिर्फ महमूद गजनी या गजनवी जो है, महमूद गजनी के द्वारा भारत पर जो आक्रमण किए गए हैं 17 बार, है ना, तो उसके बारे में देखेंगे। और महमूद गजनी के आक्रमण को देखने से पहले जो तुर्क के द्वारा भारत पर आक्रमण किए गए और जो यामनी वंश की स्थापना होती है या गजनवी वंश की स्थापना होती है उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जानेंगे। ठीक है, ताकि एग्जाम हॉल में इस चैप्टर से रिलेटेड हमसे कोई क्वेश्चन ना छूटे और सारे क्वेश्चन हमसे बने, चाहे वो प्री हो, मेंस हो या वनडे एग्जाम हो, सारे क्वेश्चन हमसे बनने चाहिए। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपको सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, कंटेंट अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ दीजिए, क्योंकि बिल्कुल फ्री एजुकेशन है। तो ठीक है, फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास में अरबों के आक्रमण के बाद तुर्कों के आक्रमण की जो घटना है वो एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि तुर्कों के आक्रमण के बाद एक साम्राज्य की भी स्थापना होती है। मैं आपको चाहे किसी भी काल में बोलूँ, प्रागैतिहासिक काल हो गया, ऐतिहासिक काल हो गया, है ना, मतलब प्राचीन भारत का इतिहास देखें या मध्यकालीन भारत का इतिहास देखें, किसी भी काल में जो विदेशियों के द्वारा विशाल साम्राज्य स्थापित किया जाता है तो वो तुर्कों के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसको पढ़ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि तुर्क आखिर कौन थे, है ना। तो तुर्क कौन थे? जो चीन का उत्तर पश्चिमी सीमा है, चीन का जो उत्तर पश्चिमी सीमा है वहाँ पर ये निवास करने वाली एक लड़ाकू और बर्बर जाति थी। ठीक है, कैसी जाति थी? लड़ाकू और बर्बर जाति थी, असभ्य थी। ये उमैया वंशी शासकों के संपर्क में आते हैं। ठीक है, उमैया वंशी शासकों के संपर्क में आते हैं, उनसे संपर्क में आने के बाद इस्लाम धर्म से परिचित होते हैं और फिर इस्लाम धर्म को अपना लेते हैं। ठीक है, तो तुर्क कहाँ निवास करते थे? चीन के उत्तर पश्चिमी सीमा पर। बर्बर असभ्य लड़ाकू जो जाति थी, है ना, फिर उमैया वंशी शासकों के संपर्क में आए, उसके बाद इन्होंने क्या किया? इस्लाम धर्म को स्वीकार किया। फिर इनका एक ही मकसद था, अपना साम्राज्य का जो है मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार करना और दूसरा जितना हो सके धन लूटना। ठीक है, तो महमूद गजनी का तो जो उद्देश्य था वो सिर्फ धन लूटने तक ही सीमित रहा, मतलब इन्होंने साम्राज्य विस्तार की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बाद जो मोहम्मद गौरी आते हैं वो विशाल साम्राज्य की स्थापना की ओर ध्यान देते हैं, तो उसको हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम महमूद गजनी के बारे में देखते हैं। देखिए, जो महमूद गजनवी है या महमूद गजनी है, ये गजनवी वंश या यामनी वंश का शासक था। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि जो गजनी वंश है, यामनी वंश है, इसमें किन किन शासकों ने शासन किया और इसकी स्थापना कैसे हुई। ठीक है, तो इसमें हम प्रमुख रूप से 3 लोगों के बारे में पढ़ेंगे, एक अल्पतकीन और दूसरा सुबुतगीन, उसके बाद महमूद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा स्थापना देख लेते हैं कि ये जो गजनी वंश है या यामनी वंश है, गजनवी वंश है, इसकी स्थापना होती कहाँ है, किस क्षेत्र में होती है और कैसे होती है, इसके संस्थापक कौन थे। ठीक है, फिर इनके पूरे आक्रमण के बारे में चर्चा करेंगे। जो अल्पतकीन है, जो अल्पतकीन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, वो शुरुआत में सामनी वंश के शासक अब्दुल मलिक का गुलाम होता है, एक दास होता है, लेकिन इसकी योग्यता से प्रभावित होकर जो अब्दुल मलिक है इसको खुरासान का गवर्नर नियुक्त कर देता है। ठीक है, खुरासान का गवर्नर नियुक्त कर देता है, लेकिन जब अब्दुल मलिक की मृत्यु हो जाती है ना, तो कालांतर में जो ये अल्पतकीन है ये क्या करता है? अपने 800 वफादार सैनिकों को ले जाकर, मतलब उनके साथ चला जाता है और अफगान क्षेत्र में गजनी नगर में बस जाता है। ठीक है, और वहीं पर गजनी वंश या गजनवी वंश या फिर यामनी वंश, तीनों एक ही है। ठीक है, गजनी वंश, गजनवी वंश या फिर यामनी वंश, इसकी स्थापना करता है। तो देखिए, गजनवी वंश कहूँ, यामनी वंश कहूँ या गजनी वंश कहूँ, ठीक है, इनके संस्थापक कौन है? तो अल्पतकीन है। कौन है? अल्पतकीन है। ये नाम आपको याद रखना, इससे ज़्यादा कोई पॉइंट नहीं पूछेगा किसने की इसकी स्थापना, यामनी वंश की या गजनी या गजनवी वंश की, तो अल्पतकीन ने की, बस आपको यही याद रखना है। ठीक है,
देखिए, अब अल्पतिगिन के बाद हमें जो महत्वपूर्ण शासक दूसरा पढ़ना है वो सुबुक्तगिन है, ठीक है। लेकिन अल्पतिगिन और सुबुक्तगिन के बीच में और भी शासक हैं जो शासन करते हैं। जो अल्पतिगिन के पुत्र हैं, 2 पुत्र होते हैं, इसहाक और बलक्तगिन, ठीक है, वो भी शासन करते हैं, पर वो उनके बारे में कुछ ज़्यादा है नहीं, वो इतने योग्य नहीं होते। उनकी मृत्यु के बाद जो पीराई नामक व्यक्ति गजनी वंश या गजनवी वंश का जो उत्तराधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है, लेकिन उसको सुबुक्तगिन जो है, सुबुक्तगिन क्या करता है, गद्दी से हटा देता है और गजनी वंश की गद्दी पर अधिकार कर लेता है, ठीक है। अब देखते हैं सुबुक्तगिन कौन है, ठीक है। तो जो सुबुक्तगिन है वो अल्पतिगिन का गुलाम रहता है, लेकिन वो क्या करता है, उसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उसको अपना दामाद बना लेता है और साथ में एक उपाधि देता है अमीर उल उमरा, ठीक है। तो आपको ये उपाधि भी याद रखना है कि सुबुक्तगिन की एक उपाधि थी अमीर उल उमरा। किसने दी, तो उसके ससुर कहूँ या फिर अल्पतिगिन ने दी, ठीक है। तो अब क्या होता है, जो सुबुक्तगिन है वो लगभग 977 ईस्वी में, आपको याद रखना है, जो सुबुक्तगिन है वो 977 ईस्वी में गजनी पर अधिकार कर लेता है, गजनवी वंश या यामनी वंश की गद्दी पर बैठता है, ठीक है। अब देखिए, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम अरब थे। अरब में कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था, ठीक है। लेकिन तुर्कियों में अगर कहूँ तो सुबुक्तगिन था, ठीक है। प्रथम तुर्की आक्रमणकारी सुबुक्तगिन था, ठीक है। तो आपको ये फैक्ट भी आपको याद रखना। देखिए, जैसे ही सुबुक्तगिन गद्दी पर बैठता है तो वो क्या करता है कि जो अफगान का एरिया है, गजनी वाला क्षेत्र है, और भारत का पंजाब वाला जो एरिया है, वो आपस में सीमाएं सटती थी, तो वो पंजाब की ओर आक्रमण करने के बारे में सोचता है ताकि वहाँ से ज़्यादा धन लूट सके और अपनी आर्थिक जो स्थिति है उसको और स्ट्रॉन्ग कर सके, है ना। तो उस समय जो पंजाब वाला एरिया होता है उसमें एक हिंदू शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा होता है, ठीक है। तो सुबुक्तगिन जो प्रथम आक्रमण करता है, कहाँ करता है, पंजाब वाले क्षेत्र में करता है। किसके विरुद्ध करता है, तो हिंदू शाही वंश जयपाल के विरुद्ध करता है। दोनों के बीच युद्ध होता है, लेकिन इसमें दोनों के पक्ष में कोई फैसला नहीं आता, ना ही मतलब उसको अधिक सफलता हाथ नहीं लगती, ना पूरी तरह से फैसला जयपाल के पक्ष में रहता है और ना ही सुबुक्तगिन के पक्ष में रहता है, ठीक है। तो ये तो प्रथम आक्रमण हो गया, जब किसने किया, सुबुक्तगिन ने किया। किस पर किया, हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल पर किया। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क मुस्लिम शासक भी कौन था, सुबुक्तगिन ही था, ठीक है। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क मुस्लिम शासक कौन था, सुबुक्तगिन था, ठीक है। फिर 998 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद गद्दी पर कौन बैठता है, तो इसका पुत्र महमूद गजनी या महमूद गजनवी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं महमूद गजनी या महमूद गजनवी के बारे में, ठीक है। तो जो महमूद गजनी है, महमूद गजनवी है, वो 998 ईस्वी में अपने पिता सुबुक्तगिन की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठता है, ठीक है। और जिस समय ये गद्दी पर बैठता है इसकी आयु महज 27 वर्ष की होती है, ठीक है। इसका राज्यारोहण 27 वर्ष की आयु में होता है और ये लगभग 998 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक, कब से कब तक, 998 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक भारत पर शासन करता है। देखिए, जब ये गद्दी पर बैठता है तो इससे पहले यानी अपने पिता के समय पर, जब इसके पिता गद्दी पर थे सुबुक्तगिन, तो उस समय ये खुरासान का शासक होता है। यानी महमूद गजनवी वंश की गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का शासक होता है, तो खुरासान का शासक होता है। हेनरी इलियट, नाम याद रखेंगे, ठीक है। हेनरी इलियट के अनुसार जो महमूद गजनवी है वो भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। कब से कब तक, ये भी याद रखेंगे, 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक, ठीक है। कब से कब तक, 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक, ठीक। भारत पर आक्रमण करता है कुल कितनी बार, तो 17 बार। ये फैक्ट है, आपको याद रखने हैं, ठीक है। किसके अनुसार, हेनरी इलियट के अनुसार भारत पर कुल 17 बार आक्रमण करता है। कौन, महमूद गजनवी। कब से कब तक करता है, तो 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक करता है। गद्दी पर कब बैठता है, तो 998 ईस्वी में बैठता है। शासन कब तक करता है, 1030 ईस्वी तक, क्योंकि 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो युद्ध आक्रमण कब कब करता है, 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक, कितनी बार, कुल 17 बार, ठीक है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है आक्रमण करने का, मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ धन लूटना होता है। कोई साम्राज्य का विस्तार करना नहीं होता, केवल और केवल धन लूटना होता है। आगे मैं आपको पूरा बताऊंगी कि इसने कौन कौन से आक्रमण किए। प्रमुख आक्रमण पूरे पढ़ेंगे, पूरे 17 आक्रमण पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, महमूद गजनवी के जो प्रमुख आक्रमण है उसको देख लेते हैं। तो इसका सबसे पहला आक्रमण, प्रथम आक्रमण वही
हिंदू शाही शासक जो जयपाल है उसी के विरुद्ध होता है। कब होता है? 1000 ईस्वी में। ये 1000 ईस्वी में जो सीमावर्ती क्षेत्र है भारत के, उसके पूरे दुर्ग किलों को सबको जीत लेता है और 1000 से 1001 के बीच में इसका आक्रमण होता है वही हिंदू शाही शासक जयपाल के विरुद्ध, और ये जयपाल को उसमें बुरी तरह पराजित कर देता है। ठीक है, तो कब हुआ इसका आक्रमण? 1000 में स्टार्ट होता है। ठीक है, और 1001 के बीच में ही ये हिंदू शाही शासक जो है जयपाल उसको पराजित करता है। और ठीक है, अब उसका तो मैंने पहले ही बताया कि इसका उद्देश्य क्या था, साम्राज्य का विस्तार करना नहीं था, धन लूटना था। तो इसने क्या किया, उसको पराजित करने के बाद उसका साम्राज्य उसको वापस लौटा दिया। ठीक है, और वहाँ से बहुत सारा धन ले लिया। ठीक है, बहुत सारा धन लेने के बाद उसको साम्राज्य वापस कर दिया, उसका शासन लौटा दिया जयपाल को। लेकिन जयपाल इससे क्या होता है, बहुत अपमानित महसूस करता है। वो बार बार हारता है। सुबुक्तगिन के समय से ही इसके राज्य में आक्रमण हो रहा है ना, तो ये अपने आप को बहुत शर्मिंदगी महसूस करता है और क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, तो आपको जयपाल से इतनी चीज़ें याद रखनी है कि जयपाल क्या करता है, अपमानित महसूस करते हुए आत्महत्या कर लेता है और अपना जो शासन है वो अपने पुत्र आनंदपाल को सौंप देता है। ठीक है, किसको सौंप देता है? आनंदपाल को सौंप देता है। ठीक है, तो पहला आक्रमण आपको समझ में आ गया होगा किसके विरुद्ध था, पंजाब के जो वही पंजाब क्षेत्र के जो हिंदू शाही वंश के शासक थे, कौन? जयपाल, इसके विरुद्ध था। कब था? तो 1001 ईस्वी में था। ठीक है, देखिए जो आनंदपाल, मैंने अभी बताया आपको कि जयपाल जिसको सौंप कर आत्महत्या करता है ना आनंदपाल, उसके ऊपर फिर से ये महमूद गजनवी है आक्रमण करता है। कब? 1008 से 1009 ईस्वी के बीच में करता है। आपको डेट याद रखना है, 1008-1009 ईस्वी के बीच में इसके ऊपर आक्रमण करता है, आनंदपाल को फिर पराजित कर देता है। देखिए इसके पहले भी वो बहुत आक्रमण कर रहा होता है, लेकिन मैं सिर्फ प्रमुख आक्रमण बता रही हूँ। एक 1001 वाला बताइए। ठीक है, किसके खिलाफ था? जयपाल के खिलाफ था। अब 1008-1009 वाला किसके खिलाफ है? उसी के पुत्र आनंदपाल के खिलाफ है। ठीक है, इसको भी पराजित कर देता है। अब इसके बाद और भी बहुत सारे आक्रमण होते हैं, लेकिन मैं आपको सीधा बता रही हूँ 1018-1019 ईस्वी में। ठीक है, 1018-19 ईस्वी में ये क्या करता है, जो मथुरा और कन्नौज वाला एरिया है ना, वहाँ पर आक्रमण करता है। और उस समय वहाँ का शासक कौन होता है? तो प्रतिहार राजा राज्यपाल होता है और उसको भी वो पराजित कर देता है। ठीक है, 17 आक्रमण होते, तो हम पूरे 17 नहीं पढ़ेंगे, मेन है वही पढ़ेंगे। ठीक है, 1001 वाला में किसको पराजित किया? तो जयपाल को। 1008-9 वाले में किसको किया? तो आनंदपाल को। अब 1018-19 वाले में किसको कर रहा है? प्रतिहार राजा राज्यपाल को। कहाँ पर आक्रमण कर रहा है? मथुरा कन्नौज वाले एरिया में। ठीक है, अब 1019-20 में, ठीक है, 18-19 तक तो हो गया। अब 1019-20 में ये चंदेल राजा विद्याधर के ऊपर आक्रमण करता है। ठीक है, चंदेल राजा विद्याधर के ऊपर आक्रमण करता है। और ये जो विद्याधर है ना, वो उसका सफल विरोध करता है। तो प्रथम सफल विरोध कौन करता है पूछा जाए तो ये चंदेल राजा जो विद्याधर है वो सफल विरोध करता है। किसका? महमूद गजनवी का। कब करता है? 1019-20 में। ठीक है, कब करता है? 1019-20 में। महमूद गजनवी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभियान 1025 ईस्वी में होता है। कौन सा? जब ये सोमनाथ मंदिर को लूटता है, भारत के सोमनाथ मंदिर को लूटता है। कब? 1025 ईस्वी में। ये सबसे महत्वपूर्ण अभियान होता है महमूद गजनवी का, और इसी से ज्यादातर क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलते हैं। जब ये 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर गुजरात, सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात है ना, तो सोमनाथ मंदिर गुजरात को लूटता है। तो उस समय वहाँ का शासक होता है भीम प्रथम। ठीक है, गुजरात में वहाँ शासक कौन होता है? भीम प्रथम। ठीक है, जब इनके बीच युद्ध होता है, वहाँ पर आक्रमण करता है महमूद गजनवी, तो लगभग 50,000 से अधिक लोग, लगभग 60,000 लोग मारे जाते हैं। और ये मंदिर को लूटने के बाद मंदिर को नष्ट कर देता है, मूर्तियों को नष्ट कर देता है और अपार धन संपत्ति लूट कर सिंध रेगिस्तान के रास्ते वापस लौट जाता है। ठीक है, तो आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। क्या कर रहा है? 1025, कहीं कहीं पे 1025-26 दिया रहता है। ठीक है, तो 1025 में गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटता है और वहाँ पर जब आक्रमण करता है तो कौन राजा होता है, कौन शासक होता है? भीम प्रथम होता है। और यहाँ की कितनी जनता, कितने लोगों को मारता है? तो लगभग 50,000 से अधिक, मतलब 60,000 के तकरीबन लोगों को मार देता है, मंदिरों को लूट देता है और मंदिरों को लूटने के बाद मूर्तियों को नष्ट कर देता है, मंदिरों को नष्ट कर देता है और अपार धन संपत्ति लूट कर सिंध रेगिस्तान के रास्ते वापस लौट जाता है। ठीक है, अब महमूद गजनवी अपना जो अंतिम आक्रमण करता है
जो 17वां आक्रमण है, अंतिम आक्रमण है, वो कब करता है? तो 1027 ईस्वी में करता है, जाटों के विरुद्ध करता है और इसमें भी जाट पराजित हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने जितने आक्रमण बताए वो बहुत महत्वपूर्ण है। इतने को आप रिवाइंड करके देख लीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी में, या इसका PDF तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लेकिन आप खुद से नोट्स बनाएंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये सारे आपको आक्रमण आपको याद रखने हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा था? तो गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर है उसको लूटता है वो, ये तो आपको याद होना ही चाहिए। कब किया ये भी याद होना चाहिए। और बाकी जो मैंने बताया, जो प्रथम आक्रमण है और फिर कन्नौज में किया, और ये जितने भी मैंने अभी तक आक्रमण बताए जाटों के विरुद्ध अंतिम आक्रमण, ये सभी इंपॉर्टेंट है। सारे 17 तो आपको याद नहीं करने हैं, पर कुछ प्रमुख है ये आपको याद करने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं जो महमूद गजनवी है उससे और क्या क्वेश्चन पूछते हैं। इनकी जो उपाधियां थी इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो थोड़ा सा इनकी उपाधियों पर भी नज़र डालते हैं। महमूद गजनवी की उपाधियां, आपको 4 उपाधि याद रखनी है। महमूद गजनवी की 4 उपाधियां याद रखनी है। एक तो सुल्तान। ठीक है, सुल्तान से आपको क्या याद रखना है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला ये प्रथम शासक था। ठीक है, इससे पहले किसी ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, इसने पहली बार सुल्तान की उपाधि धारण की। इसके बाद जो हम और शासक पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास में, वो भी अब सुल्तान की उपाधि धारण करते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले सुल्तान की उपाधि अगर किसी ने धारण की तो किसने की? महमूद गजनवी ने की। दूसरी इसकी उपाधि थी अमीर महमूद। ठीक है, दूसरी इसकी उपाधि क्या थी? अमीर महमूद, क्योंकि इसके जो सिक्के मिले हैं या इसके सिक्कों में इसका जो नाम है वो इसकी उपाधि अंकित थी अमीर महमूद करके। ठीक है, तो महमूद गजनवी का 2 उपाधि आपने देख ली। एक तो क्या बोला मैंने? सुल्तान, और दूसरा अमीर महमूद। ठीक है, जो बगदाद के खलीफा होते हैं, ठीक है, बगदाद के जो खलीफा है, मेरे पहले लेक्चर में बताया था खलीफा किन्हें कहते थे, जो इस्लाम धर्म के धर्म गुरु होते थे, जिन्हें खुदा का प्रतिनिधि माना जाता था, है ना। तो जो बगदाद के खलीफा हैं अल कादिर बिल्ला, बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्ला ने इन्हें 2 उपाधियाँ दी। ठीक है, बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्ला ने इन्हें 2 उपाधियाँ दी। कौन सी? तो एक यामीन उद दौला की, यानी साम्राज्य का दायां हाथ। ठीक है, इसका मतलब क्या होता था? साम्राज्य का दायां हाथ। यामीन उद दौला की उपाधि दी, आपको याद रखना है। यामीन उद दौला की उपाधि भी महमूद गजनवी की ही उपाधि है। ठीक है, और दूसरी उपाधि देता है आमीन उल मिल्ला। ठीक है, आमीन उल मिल्ला, इसका मतलब होता है मुस्लिमों का संरक्षक। तो जो खलीफा है वो कितनी उपाधियां देते हैं? 2, एक यामीन उद दौला और दूसरा आमीन उल मिल्ला। ठीक है, यामीन उद दौला मतलब साम्राज्य का दाहिना हाथ, और आमीन उल मिल्ला मतलब मुस्लिम का संरक्षक। ठीक है, तो ये दोनों उपाधियां कौन देते हैं? बगदाद के खलीफा। ठीक है, और इससे पहले क्या देखा हमने? सुल्तान की उपाधि देखा और एक अमीर महमूद। ठीक है, तो इन उपाधियों को भी आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा इनका दरबारी कवि जो होते हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, महमूद गजनवी के जो दरबारी लेखक है उसमें हम एक तो अलबरूनी के बारे में देखेंगे, अलबरूनी के बारे में देखेंगे, फिरदौसी के बारे में देखेंगे, उतबी के बारे में देखेंगे, फारूकी के बारे में देखेंगे और वैहाकी के बारे में देखेंगे। तो चलिए पहले अलबरूनी के बारे में देखते हैं। तो जो अलबरूनी है वो 1018-19 में जब ये भारत पर आक्रमण करता है ना, मैंने आपको बताया ना 1018-19 में ये जब भारत पर आक्रमण करता है महमूद गजनवी, तो इसके साथ में ये अरबी विद्वान होता है अलबरूनी, ये भारत आता है और इसने क्या रचना की है? तो किताब-ए-उल-हिंद। ठीक है, किताब-ए-उल-हिंद। तो अलबरूनी, ठीक है, 1018-19 के अभियान के समय इसके साथ भारत आता है। ये अरबी विद्वान होता है और इसने किताब-ए-उल-हिंद की रचना की है। इससे हमें उस समय तत्कालीन भारत की जो गणित, विज्ञान, खगोल, दर्शन की जो स्थिति थी, तत्कालीन भारत की जो स्थिति थी उसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके बाद हमको क्या पढ़ना है? फिरदौसी। फिरदौसी की रचना भी आपको याद रखनी है। इसकी रचना है शाहनामा। ठीक है, फिरदौसी की रचना क्या है? शाहनामा। जो उतबी है इन्होंने किताब-उल-यामनी लिखा है या फिर तारीख-उल-यामनी। ठीक है, तारीख-उल-यामनी कहूँ या किताब-उल-यामनी, किसने लिखा है? तो उतबी ने लिखा है। ये उतबी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। किसके दरबारी कवि थे, दरबारी लेखक थे? तो महमूद गजनवी के। और एक थे फरूखी। ठीक है, एक थे फरूखी और एक वैहाकी। तो वैहाकी ने तारीख-ए-सुबुक्तगीन लिखा है। ठीक है, तो वैहाकी ने तारीख-ए-सुबुक्तगीन लिखा है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं महमूद गजनवी के और कुछ फैक्ट जो एग्जाम हॉल में पूछते हैं। उदबी के अनुसार महमूद गजनवी ने युद्ध के समय जो 17 बार इन्होंने आक्रमण किया ना, उस समय जिहाद का नारा दिया था, तो इसलिए इनका जो आक्रमण है वो सफल होता गया। इनके जो आक्रमणकारी है वो जिहाद के नारे के कारण ही, जिहाद क्या होता है आप एक बार देख लीजिएगा नेट पे सर्च करके। ठीक है, तो जिहाद का नारा दिया था, इसलिए ही
जो इनका आक्रमण है वो सफल हुआ। इन्होंने बहुत बड़ी संख्या में मतलब सैनिक लाए और भारत पे आक्रमण किया है ना, सफलता अर्जित की। ठीक है, धन लूटा, अपार धन लूटा भारत से, है ना। तो उतबी के अनुसार इन्होंने क्या नारा दिया था, जिहाद का नारा दिया था। ठीक है, और जो महमूद गजनवी है इसने अपना नाम बुद्ध किशन रखा था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बुद्ध किशन किसका नाम था, तो महमूद गजनवी का था। देखिए मैंने आपको बताया जब इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा तो मंदिर को नष्ट कर दिया, मूर्तियों को भी नष्ट कर दिया। तो बुद्ध किशन मतलब क्या होता है, मूर्तियों को नष्ट करने वाला। ठीक है, मूर्तियों को नष्ट करने वाला। तो महमूद गजनवी ने अपना नाम बुद्ध किशन रखा, मूर्तियों को नष्ट करने वाला। ठीक है, तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, एग्जाम हॉल में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तुर्क आक्रमण से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको हम जब मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे, मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि भारत में क्या सामाजिक आर्थिक जो भी बदलाव हुए या जो भी प्रभाव पड़ा तुर्क आक्रमण से, जैसे हमने अरबों का प्रभाव पड़ा था वैसे ही। तो मोहम्मद गौरी के बाद मतलब मोहम्मद गौरी का पढ़ लेने के बाद हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट के साथ हमेशा आप लोगों के बीच हाजिर रहूं। और इसका जो भी पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद खुशी में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। बेल आइकन को भी क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहेंगे। चैनल पर बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।